देखो दोस्तों, आज ये एक साइकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे कि जिस टॉपिक का नाम है अधिगम। क्या नाम है? अधिगम। तो ये साइकोलॉजी के लिए सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन आज इसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपको एक तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। देखो, आज पढ़ते हैं अपन अधिगम के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। किसके बारे में? अधिगम के बारे में। जो ये अधिगम है उसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लर्निंग कहा जाता है। कह सकते हैं कि जो अधिगम होता है उसको अंग्रेजी में लर्निंग कहा जाता है। जो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। क्या होता है? सीखना। अब देखो, सीखा किस प्रकार जाता है, कैसे सीखा जाता है। अपन ने तो कह दिया कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। क्या होता है? सीखना होता है। अंग्रेजी में इसको लर्निंग कहा जाता है और हिंदी के अंदर अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना माना जाता है। सीखना किसे कहते हैं? देखो, सीखने की बात करेंगे। सीखना किसे कहते हैं? जो ये सीखना है, क्या है? सीखना। देखो, एक बार की क्या बात कहूँ आपको, कुछ तथ्यों के आधार पर मैं आपको सीखने का अर्थ बताता हूं कि एक रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था। कौन जा रहा था? एक व्यक्ति जा रहा था। तो उस व्यक्ति ने रास्ते में बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। क्या पड़े हुए थे? पत्थर। तो बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, तो उनमें से एक पत्थर क्या है कि अलग पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अलग पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अलग पड़ा हुआ था। तो इस कारण से वह व्यक्ति ने सोचा कि रास्ते में आने जाने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? परेशान होते हैं। क्या होते हैं? परेशान होते हैं। तो उस पत्थर को वो उठाने की कोशिश की। क्या की? उठाने की उसने क्या की? कोशिश की। तो उठाने की कोशिश की तो उससे वो पत्थर, एक व्यक्ति था, वह पत्थर थोड़ा भारी था, इस कारण से उस व्यक्ति से उठा नहीं। उसने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति से भी वो पत्थर नहीं उठा। लेकिन वह तीसरे व्यक्ति को बुलाकर उस पत्थर को उठा के उन पत्थरों के ऊपर फेंक देता है। जैसे वह उन पत्थरों के ऊपर फेंकता है, जैसे वो उन पत्थरों के ऊपर उस पत्थर को फेंकता है, तो उन पत्थरों के अंदर से क्या उत्पन्न होती है? आग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आग उत्पन्न होती है। तो उस व्यक्ति ने क्या सीखा कि पत्थर के ऊपर पत्थर मारने से क्या उत्पन्न होती है? आग उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? आग उत्पन्न का होती है। उसे क्या कहा जाता है? सीखना। क्या कहा जाता है? सीखना। एक और उदाहरण के तरीके से मैं आपको बताता हूं कि अधिगम क्या होता है, इसके किस प्रकार होता है। देखो, अधिगम देखा करो अपने घर पर एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो अपने घर में चाकू होता है, क्या होता है? चाकू। क्या होता है? चाकू। उसको बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? बार बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बार क्या है कि एक छोटा सा बच्चा जब उस चाकू को पकड़ता है, क्या करता है? चाकू को पकड़ता है। और चाकू को पकड़ने के बाद, चाकू को पकड़ने के बाद उसका हाथ कट जाता है। क्या कट जाता है? हाथ कट जाता है। तो हाथ कटने से वह उस चाकू को तुरंत जमीन पर पटक देता है। तो वह सीख जाता है कि इस चाकू को पकड़ने से क्या करता है? हाथ करता है। हाथ करता है तो वो सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो कह सकते हैं कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। क्या होता है? सीखना होता है। देखो, ऐसे अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या बताया? सीखना। अब इसके बारे में अपन आगे चर्चा करते हैं कि सबसे पहले टॉपिक बता दिया भाई, अधिगम क्या होता है, अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। अब देखो, ये सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति सीखना कभी बंद नहीं होता है। ये सीखना एक ऐसी चीज है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली, वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो, जब जब व्यक्ति सीखता है, क्या करता है? जब जब व्यक्ति सीखता है, जब तब उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी जब जब व्यक्ति सीखेगा, जब जब उसके व्यवहार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन भी कैसा होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। तो अपन इसके एक बार लिख सकते हैं कि जो अधिगम होता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। लिख दिया, अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। इसमें लिख सकते हैं कि अधिगम
अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैं आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वह मैं आपको बता दूंगा और आपको एक एक लाइन में लिखवा दूंगा। पहले आपको इसको पूरों को समझना है कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जब तक समझोगे नहीं, जब तक आप कुछ नहीं समझोगे। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। किताबों में बहुत सारा लिखा है, लिखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं सीखोगे, जब तक आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसके अंदर व्यक्ति को समझना जरूरी है। जब तक नहीं समझोगे, कई बार रिट का पेपर हुआ था, उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वह पूरी थ्योरी थी। उसके अंदर बहुत सारे टीचर थे, उन्होंने भी, बहुत सारे टीचरों ने कम से कम 20 क्वेश्चन से अधिक नहीं किए थे। इस कारण से इसको समझना जरूरी है। देखो, मैंने कहा कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। देखो, अधिगम कैसे सीखा जा सकता है कि जन्म से लेकर, किसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना, जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। देखो, मैंने पहली बात बताई कि अधिगम का शाब्दिक अर्थ सीखना होता है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये कभी रुकती नहीं, यानी सीखना कभी बंद नहीं होता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। एक अधिगम की अपन परिभाषा भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं? अधिगम की परिभाषा। अधिगम की परिभाषा पढ़ेंगे तो अधिगम की परिभाषा के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे कि जो अधिगम होता है वह एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है कि व्यक्ति सीखेगा तो अपनी मानसिक क्रियाओं से सीखेगा, ये थोड़ी है कि किसी और चीज से सीखेगा, मानसिक से सीखेगा। तो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह सीखना होता है। ये अधिगम की परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति वातावरण में रहकर, किसमें रहकर? वातावरण में रहकर और ज्ञान ग्रहण कर व्यवहार में क्या करता है? परिवर्तन करता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। इसको मैं आगे लिखवा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आगे बता दूंगा भाई आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, इसको पूरा बता दूंगा। मैं आपको पहले समझा देता हूं और समझाने के बाद आपको मैं पूरा लिखवा दूंगा। तो मैंने क्या बोली परिभाषा कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण में रहकर ज्ञान ग्रहण कर अपने व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन करना। परिवर्तन भी कैसा करना? स्थायी परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। देखो, अब आगे की बात करते हैं कि जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? स्थायी परिवर्तन। और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। दूसरा कौन सा होता है? अस्थायी परिवर्तन। देखो, जो परिवर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहले मैंने लिखा कि स्थायी परिवर्तन, दूसरा लिखा अस्थायी परिवर्तन। देखो, स्थायी परिवर्तन के अंदर क्या क्या आते हैं? जैसे अभ्यास, क्या आता है? अभ्यास और प्रशिक्षण और व्यवहार और अनुभव। क्या आता है? अनुभव। इसके द्वारा जो अस्थायी में आते हैं वह आती है भूख। क्या आती है? भूख, प्यास और निद्रा, नींद और आलस्य और बीमारी।
क्या होती है? बीमारी। क्या होती है? बीमारी। यानी जो परिवर्तन मैंने दो प्रकार का बताया, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन से अधिगम नहीं माना जाता है, जो स्थायी परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाता है? अधिगम माना जाता है। लिख सकते हैं कि पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूख और प्यास अधिगम है या नहीं है, लेकिन ये भूख प्यास क्या होते हैं? ये जन्मजात होते हैं। क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। इस कारण से इसको व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? जन्मजात होते हैं। जो सीखना, एक ये अधिगम की किसकी बात कर रहे हैं? सीखना। सीखना तो किसमें सीखा जाता है? अपने परिवार में सीखा जाता है। सीखना भी औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी सीखा जा सकता है, दोनों प्रकार से सीखा जा सकता है। अब देखो मैंने कह दिया कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, स्थायी परिवर्तन और अस्थायी परिवर्तन। जो स्थायी परिवर्तन किसके द्वारा? अभ्यास के द्वारा, अनुभव के द्वारा और व्यवहार के द्वारा। एक अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वह स्थायी होता है। जब जब व्यक्ति सीखता है, जब जब उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जो परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। अब देखो इसके बाद में आगे की चर्चा कर देता हूं। अब इसको मैं मिटा देता हूं और इसको मिटाने के बाद मैं आपको इसको एक बार में लिखवा दूंगा और इसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं। देखो मैंने कहा अब अधिगम का अपन ने अर्थ समझ लिया, अधिगम किसे कहते हैं ये समझ लिया। अब पढ़ेंगे अपन अधिगम की विशेषता। ये अधिगम की विशेषता पढ़ने के बाद मैं आपको खुद को लिखवा दूंगा कि भाई आपको ये पढ़ना है और इसमें से ये लिखवाना है। मैं आपको टॉपिक वाइज मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो अब सबसे पहले पढ़ते हैं अधिगम की विशेषता। क्या पढ़ते हैं? अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषता में सबसे पहले पढ़ेंगे कि मैंने सबसे पहले कहा था कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो व्यक्ति सीखता है वह किसके द्वारा सीखता है? मानसिक के द्वारा सीखता है। इस कारण से ये अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अब देखो ये अधिगम को एक मानसिक प्रक्रिया है। देखो मैंने कहा था कि सीखना कोई जन्मजात नहीं होता है। सीखना कोई जन्मजात नहीं होता है। इसमें बालक हो चाहे व्यक्ति हो कोई भी हो, लेकिन वह वातावरण में आकर या अपने समाज से या परिवार से या विद्यालय से सीखता है। यह नहीं है कि सीखना जन्मजात होता है। देखो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं, दूसरी परिभाषा लिखेंगे तो दूसरी परिभाषा के रूप में अपन कह सकते हैं कि अधिगम जन्मजात नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अधिगम जन्मजात नहीं होता है। 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 ये कौन सी हो गई? दूसरी। और इसके बाद में तीसरी पढ़ेंगे। जन्मजात नहीं होता है तो क्या होता है? ये अर्जित संपत्ति होती है। तो अपन लिख सकते हैं कि अधिगम एक अर्जित संपत्ति है। अधिगम क्या है? एक अर्जित संपत्ति। अधिगम एक अर्जित संपत्ति है। क्या है? अधिगम एक अर्जित संपत्ति है। देखो अर्जित संपत्ति क्यों है, मैं भी ये भी बता देता हूं कि सीखना को अर्जित संपत्ति क्यों कहा जाता है। देखो एक बालक है। क्या है? एक बालक है। एक हमारे छोटा सा बच्चा मान लो। कौन मान लो? छोटा सा बच्चा मान लो, जो उसका नाम वैसे हमारे एक बड़े भैया जी का लड़का है, उसका नाम है यमन। क्या नाम है? यमन। क्या नाम है? यमन। तो क्या है कि इनके पिताजी कहाँ नौकरी करते हैं? नागौर। क्या नौकरी करते हैं? नागौर। कहाँ करते हैं? नागौर नौकरी करते हैं। तो ये शुरुआत से कहाँ रह रहा है? नागौर। क्या हो रहा है? नागौर। कहाँ रहता है? नागौर। तो ये नागौर रहता है। तो ये अभी कितने साल का है बच्चा? ये 8 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 8 वर्ष का बच्चा है।
तो ये इनके पिताजी को वहां नौकरी करते हुए कितने साल हो गई? 6 साल। कितने हो गई? 6 साल हो गई। तो ये 6 साल हो गई तो वह अपने वातावरण के अनुसार वह नागौर की भाषा भी बोल लेता है, और जब वो गांव आता है, जब कहां आता है? गांव। गांव कौन सा है? लालसोट। कहां है? लालसोट। जब वो गांव आता है तो लालसोट की भाषा भी बोल लेता है, और जब नागौर जाता है तो किसकी भाषा बोल लेता है? नागौर की। तो ये थोड़ी है कि उसके अंदर ये नागौर की भाषा और ये लालसोट की भाषा जन्मजात नहीं थी, उसने वातावरण में रहकर तो किसकी परिभाषा किसकी की है? नागौर की। कौन से? नागौर की। और लालसोट में रहकर किसकी की है? लालसोट की है। तो इस कारण से अपन कहते हैं कि जो अधिगम होता है वह एक अर्जित संपत्ति होती है, अधिगम एक जन्मजात नहीं होता है। अपन कह सकते हैं कि अधिगम अधिकतर कैसे सीखा जाता है? अधिगम एक वातावरण का उपज है। किसका उपज है? वातावरण का उपज है। अधिगम एक वातावरण का उपज है। अधिगम किसका है? वातावरण का उपज है। इसके बाद में लिख सकते हैं कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरी, अधिगम एक क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद में लिख सकते हैं कि जो अधिगम किया जाता है वह संक्रिय रहकर किया जाता है। अधिगम संक्रिय रहकर किया जाता है। अधिगम संक्रिय रहकर किया जाता है। अधिगम संक्रिय रहकर किया जाता है। इसके बाद में अपन लिख सकते हैं कि जो अधिगम होता है वह क्या होता है कि अनुभवों का क्या होता है? एक संगठन होता है। क्या होता है? संगठन होता है। किसका? अनुभवों का। यानी अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जो अधिगम होता है वह व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन। यानी अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। तो ये भी लिख सकते हो कि अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। इसके बाद में लिख सकते हो कि अधिगम औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। यानी अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, क्योंकि हम सीखा विद्यालय में भी जा सकता है, वातावरण से भी सीख सकते हैं और समाज से भी सीख सकते हैं। इस कारण से अपन कह सकते हैं कि अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि अधिगम क्या है? एक वातावरण का उपज है, लिख लिया। सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक संक्रिय रहकर किया जा सकता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। लिख सकते हो कि अधिगम एक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिगम एक क्रियाशील होता है। इसके बाद में लिख सकते हो कि जो अधिगम की तैयारी अभिप्रेरणा पर किस पर? अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। क्या करती है? अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। यानी जब तक व्यक्ति के पास अभिप्रेरणा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, अनुकरण नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, जब तक व्यक्ति नहीं सीख सकता है। अभिप्रेरणा का मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, वो अगला। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहा जाता है। जो मोटिवेशन एक अंग्रेजी
कि लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गति करना या क्रिया करना। यानी ये अभिप्रेरणा होती है, वह आदमी को गति करने के लिए या क्रियाशील करने के लिए कार्य करती है। जब तक व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी, जब तक वो क्या नहीं करेगा, सीखेगा नहीं। इस कारण से व्यक्ति के अंदर क्या होना जरूरी है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, मोटिवेशन। क्या कहा जाता है, मोटिवेशन। और मोटिवेशन एक लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अब देखो इतनी लिख ली, अब ये मिटा देता हूं मैं इसके बाद में, और एक और लिख लो कि अधिगम समायोजन है। अधिगम क्या है, समायोजन है। अधिगम समायोजन है। अधिगम समायोजन कैसे है, देखो जो अधिगम समायोजन है वह अधिगम एडजस्ट, समायोजन क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करना, देखो जब व्यक्ति अगर वातावरण में रहकर अपनी समस्याओं का, अपनी खुद की समस्याओं का समाधान कर लेता है तो वह क्या कहलाता है, समायोजन। अगर व्यक्ति को किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आती है अपने दैनिक जीवन में या अपने घर से संबंधित या परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार से अगर कोई भी समस्या आती है, अगर व्यक्ति उसका वातावरण के अनुसार, अगर व्यक्ति का वातावरण के अनुसार अगर उसका तालमेल बिठा लेता है, अगर तालमेल बिठा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। अगर व्यक्ति वातावरण में रहकर उसका तालमेल नहीं बिठाता है तो उसे क्या कहा जाता है, कुसमायोजन कहा जाता है। ये आपके एक टॉपिक को चलता है समायोजन। इसके बाद में अधिगम के बाद में अपन अभिप्रेरणा की चर्चा करेंगे, और अभिप्रेरणा की चर्चा करने के बाद किसकी चर्चा करेंगे, समायोजन की चर्चा करेंगे। देखो एक बार विशेषता के बारे में अपन वापस देख लेते हैं। मैंने क्या क्या विशेषता बताई। पहली विशेषता बताई है कि मैंने अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम जन्मजात नहीं होता है। अधिगम क्या नहीं होता है, जन्मजात नहीं होता है। अधिगम एक अर्जित संपत्ति है। क्या है, अधिगम एक अर्जित संपत्ति है। अधिगम एक वातावरण का उपज है, और अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम सक्रिय रहकर किया जाता है। और बाद में बताए अधिगम अनुभवों का संगठन होता है, और अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, और अधिगम क्रियाशील होता है, और अधिगम की तैयारी अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। अधिगम समायोजन होता है। एक और लिख सकते हो कि अधिगम विकास होता है। अधिगम क्या होता है, विकास होता है। अधिगम क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, अधिगम विकास होता है। अधिगम क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, एक और लिख सकते हो कि अधिगम विकासात्मक होता है। क्या होता है, अधिगम विकासात्मक होता है। अधिगम विकासात्मक होता है। देखो ये पढ़ ली। अब इसके बारे में पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे, परिभाषा। और परिभाषा पढ़ने के बाद में आपको आज जो भी पढ़ाया है उसके बारे में मैं आपको एक एक चीज नोट्स के आधार पर मैं आपको लिखवा दूंगा। भाई क्या क्या चीज लिखवाए, क्या क्या पढ़ा है, आपको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अभी एक समझने की जरूरत है। एक साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर जब तक आप नहीं समझोगे, जब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। एक साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि रट्टा मारने के लिए तो आपको पढ़ने की जरूरत कहाँ है, क्लास लेने की जरूरत आपको कहाँ है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, कितना भी ज्ञान ले लो, कितनी भी पुस्तकें पढ़ लो, लेकिन जब तक आप साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, जब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। इस कारण से मेरा कहना है कि चाहे आप कम पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो, लेकिन जो भी चीज पढ़ते हो क्या पढ़ो, समझ के पढ़ो। क्या पढ़ो, समझ के पढ़ो। और समझ के पढ़ने से क्या है कि स्थायी क्या होता है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रट्टा मारने से 2 दिन रट्टा मार सकते हो, 3 दिन रट्टा मार सकते हो, फिर रट्टा मारने की सुबह आप 2-3 दिन में क्या करोगे, भूल जाओगे। इस कारण से इसको समझना जरूरी है। और सब्जेक्ट में तो रट्टा फिर भी चल जाता है, लेकिन साइकोलॉजी एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसके
करेगा, अपने हाथों से खोदेगा। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अधिगम की परिभाषाएं। आपको टेंशन नहीं है कि सर ने हमारे को लिखाया नहीं, मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि ये अधिगम जैसे आपकी परिभाषाएं पूरी होगी, जो पूरी हो जाने के बाद मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा। मैं सबसे पहले जो आपको 4 परिभाषा बताऊंगा, कितनी परिभाषा बताऊंगा? 4 परिभाषा बताऊंगा। वह 4 परिभाषा इस प्रकार है। देखो सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे वुडवर्थ। किसकी पढ़ेंगे? वुडवर्थ, एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। और वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ने के बाद एक और परिभाषा आती है गिलफोर्ड। किसकी? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड के बाद में आती है गेटस, और गेटस के बाद में आती है रेली लेविस, और रेली लेविस के बाद में आती है पाउलो। इन 4-5 परिभाषाओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और चर्चा ऐसी करेंगे कि जो अधिगम है वह मैंने आपको शाब्दिक अर्थ सीखना बता दिया। मैं आपको परिभाषा कितनी भी लिखवा दूं, लेकिन परिभाषा को क्या है कि कहीं बच्चे भूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। परिभाषा बच्चों को क्या नहीं रहती है? याद नहीं रहती है। लेकिन आप परिभाषा को आप रटो मतो, वो मैं बताऊं उस तरह से आपको परिभाषा को क्या करनी है? याद करनी है। देखो सबसे पहले किसके अनुसार पढ़ेंगे? लिख सकते हो ऊपर अधिगम की परिभाषाएं। देखो अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं। देखो जो अधिगम की जो पहली परिभाषा होती है वह क्या होती है? देखो जो अधिगम की जो पहली परिभाषा होती है वह होती है कि सीखना एक किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया है। सीखना किसकी प्रक्रिया है? एक विकास की प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा था? सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। देखो क्या कहा था? अधिगम की जो परिभाषा बताई वह किसने बताई? सबसे पहले वुडवर्थ ने। किसने बताई? वुडवर्थ ने। किसने बताई? वुडवर्थ ने। वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा पहले रिट में पूछी जा चुकी है। सेकंड लेवल वालों ध्यान दो, ये परिभाषा पूछी गई थी अधिगम के अंदर से कि वुडवर्थ ने क्या कहा था कि अधिगम एक किसकी परिभाषा है? एक सीखना ही विकास की परिभाषा, सीखना ही विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। पहले पढ़ेंगे गिलफोर्ड। किसके बाद में? वुडवर्थ के बाद में पढ़ेंगे। वुडवर्थ ने क्या कहा कि सीखना ही विकास की परिभाषा है। सीखना ही विकास की परिभाषा है। सीखना ही विकास की परिभाषा है। एक परिभाषा को अगर आप 5 बार बोल लेते हो तो बोलने से क्या हो जाती है? याद हो जाती है। अरे जब बचपन में देखा करो, जब अपन छोटे छोटे होते हैं, वो टीचर अपने सामने एक छोटे से बच्चे को बुलाकर 1 से लेकर जब 100 तक की गिनती या पहाड़े याद करवाते थे ना, उस दिन वो पहाड़े हमारे को आज भी याद है। तो बोलने से तो सब कुछ हो सकता है, और लेकिन बोलना आना चाहिए। और समझो देखो किस प्रकार से परिभाषा बताते हैं। इसके परिभाषा पढ़ेंगे गिलफोर्ड। गिलफोर्ड किसकी पढ़ेंगे? गिलफोर्ड। देखो गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है? गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है अधिगम कहलाता है। देखो गिलफोर्ड क्या है? ये गिलफोर्ड, जो गिलफोर्ड की परिभाषा है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। देखो गिलफोर्ड क्या बताता हूं कि एक गिलफोर्ड समझना अच्छी तरह, ये बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं परिभाषा याद करने की। गिलफोर्ड, गिल यानी गालों को, गिल यानी गालों को, यानी एक छोटे से बच्चे के जो गालों को बार बार में टन टन करना, क्या करना?
टन टन करना या फड़ फड़ करना। क्या करना? फड़ फड़ करना। गिल यानी गाल, फड़ यानी फटफट। यानी अगर अपन छोटे छोटे बच्चों के गालों पर क्या करते हैं? फड़ फड़ देते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि उसके बालक के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लो कोई भी एक छोटा सा बालक है, अगर वो अपने किसी प्रकार का कोई भी नुकसान कर देता है, तो अपन उसके गाल को क्या कर देते हैं? फटफट। क्या कर देते हैं? फटफट। तो क्या कर देते हैं? उसको बजा देते हैं। तो फिर उसके व्यवहार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। एक परिभाषा और पढ़ेंगे, इसके बाद अपन वैसे परिभाषा तो पांच से परिभाषा पढ़ेंगे। अगर आप कहोगे तो ज्यादा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये परिभाषा आपको पूछी जा सकती है। ये एग्जाम के अंदर पहले ये परिभाषा पूछी गई थी और अब ये पूछी जा सकती है। इसके बाद में एक परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद में एक परिभाषा पढ़ेंगे जिसका नाम है गेटस। क्या नाम है? गेटस। क्या नाम है? गेटस। तो गेटस ने क्या कहा था? गेटस ने कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसके बाद में एक परिभाषा और पढ़ेंगे, वह है रेली लेविस। कौन है? रेली लेविस। कौन है? रेली लेविस। कौन है? रेली लेविस। केवल इसने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ये प्रशिक्षण के आधार पर किसका नाम दे दिया? अभ्यास का। किसका नाम दे दिया? अभ्यास का। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। और रेली लेविस के अनुसार पढ़ेंगे तो रेली लेविस ने ये कहा था कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में क्या करना? व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। अधिगम करना परिवर्तन कहलाता है। यानी व्यवहार में, यानी अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। यानी यानी अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। अब एक परिभाषा पढ़ेंगे, पावलोव। किसकी पढ़ेंगे? पावलोव। यानी पावलोव किसकी पढ़ेंगे? पावलोव ने एक सिद्धांत दिया था, आपको पता हो तो। इसने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। किसने? अधिगम में एक शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उसमें इसने एक प्रयोग किया था, एक कुत्ते की लार पर प्रयोग किया था। उस ग्रंथि का नाम था पैराडाइज ग्रंथि था, उस पर प्रयोग किया था। तो इसमें आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हो कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी अनुकूलित
क्या लिख सकते हो कि यानी अनुकूलित अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। एक परिभाषा और पढ़ेंगे, उसका नाम है वुडवर्थ की एक परिभाषा तो पढ़ ली, लेकिन एक परिभाषा और पढ़ेंगे। वुडवर्थ की एक परिभाषा और आती है, वह मैंने आपको पहले भी लिखवा दी है, लेकिन एक बार वापस लिख लो कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, यानी प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। देखो, सबसे पहले जो अपन ने परिभाषा पढ़ी है, वह सबसे पहले परिभाषा पढ़ी है, उसमें किसका नाम है? वुडवर्थ का। किसका नाम है? वुडवर्थ का। तो वुडवर्थ ने सबसे पहले परिभाषा कौन सी दी थी कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी होंगे कि सर ने गेटस की परिभाषा भी वही लिखवा दी और वुडवर्थ की परिभाषा भी वही लिखवा दी। इन दोनों ने सेम परिभाषा दी थी। अगर ऑप्शन के अंदर आपको पता है कि आपके क्वेश्चन और उत्तर साथ साथ आते हैं दोनों, देखो इसके अंदर अगर गेटस आएगा तो वुडवर्थ नहीं आएगा, अगर वुडवर्थ आएगा तो गेटस नहीं आएगा। अगर ये दोनों आ जाते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना है कि या तो ऑप्शन में 1 2 दे रखा होगा या दोनों दे रखा होगा, उसके आधार पर आपको टिक करना, उसके आधार पर आपको आंसर लगाना है। तो देखो, सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ेंगे वुडवर्थ की, जिसमें मैंने बताया कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। मैंने ये भी बता दिया कि जब जब व्यक्ति सीखता है, जब जब उसके व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन भी कौन सा परिवर्तन होता है? अस्थायी। वो स्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन को अधिगम नहीं माना जाता है। फिर दूसरी परिभाषा पढ़ी अपन ने गिलफोर्ड की। किसकी? गिलफोर्ड की परिभाषा पढ़ी। उसमें कहा था कि गाल को क्या करना? टन टन करना, यानी व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन करना है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है, अधिगम कहलाता है। यानी व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है, अधिगम कहलाता है। फिर आती है गेटस की परिभाषा। किसकी परिभाषा? गेटस की परिभाषा। गेटस ने कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। पहली परिभाषा अपन ने क्या पढ़ी कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर गेटस ने कहा कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर पढ़ेंगे रेली लेविस की परिभाषा है कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर आते हैं, पावलोव ने क्या कहा कि अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर आती है वुडवर्थ, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है।
आपको जब मैं पूरी साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं आपको 300 परिभाषा लिखवाऊंगा, लेकिन एग्जाम के अंदर तो आपको 1-2 परिभाषा ही आएगी। तो आप कहते हो कि सर इनको कैसे पढ़ा जाए, कैसा रटा जाए। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है। केवल इनमें से आपको एक एक शब्द पकड़ना है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना किसने कहा था? गेट्स ने कहा था। अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा, किसके द्वारा? अभ्यास एवं, ये तो आपको पहले याद है, उसको तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको एक शब्द पकड़ना है। देखो कैसे पकड़ोगे, मैं पहले लिख देता हूं, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड कैसे याद करोगे? आपको शॉर्टकट लगना है, ये नहीं है कि आपको पूरी वहां कोई आपको रामायण थोड़ी करनी है। आपको ये थोड़ी है कि वहां कॉपी भरनी है, आपको तो वहां उत्तर देगा, आपको उसको देख के आपको टिक करना है। देखो इसके अंदर लिख दे कि व्यवहार, व्यवहार प्लस व्यवहार, किसने कहा था? व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना, किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। ये क्या हो गया कि 2 शब्दों में इसकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। ये नहीं है कि आप इसको एक एक को रट के बैठ जाओगे तो आपको परिभाषा को आप एग्जाम के अंदर भूल जाओगे। एक छोटा सा तरीका है कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है, अधिगम कहलाता है। फिर आते हैं गेट्स। कौन आते हैं? गेट्स। फिर गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने कहा कि प्रशिक्षण, क्या? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा क्या करना? व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। यह भी कौन सी परिभाषा हो गई? 2 परिभाषा। देखो 2 शब्द आपको इतना पढ़ने की जरूरत, वो तो आपको मैंने समझाने के लिए बताया था, लेकिन आपको शॉर्टकट पढ़ना है, आपको इतनी रामायण नहीं पढ़नी है और आपको समझना है। अब इसके बाद में गेट्स के बाद में अपन ने किसकी परिभाषा पढ़ी थी? रेली लेविस। किसकी पढ़ी थी? रेली लेविस। रेली लेविस ने क्या कहा था कि अभ्यास, क्या? अभ्यास एवं अनुभव, अभ्यास एवं अनुभव किसकी परिभाषा थी? रेली लेविस। किसकी परिभाषा थी? रेली लेविस। किसकी परिभाषा थी? रेली लेविस। यानी अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ये क्या हो गई? ये आपको वुडवर्थ की परिभाषा आपको होनी चाहिए कि विकास की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? सीखना किसकी प्रक्रिया बताई गई है? विकास की प्रक्रिया बताई गई है। कि ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। इस परिभाषा को आप एक बार अच्छी तरह और पढ़ना। सभी परिभाषाओं को, वैसे मैंने जो आपको परिभाषा लिखाई है वह बहुत बढ़िया परिभाषा है। इनके अंदर ये ऐसी परिभाषा है कि इनके अंदर एग्जाम के अंदर कभी न कभी एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। यह नहीं है कि मैंने वे परिभाषा आपको लिखवा दी जो आज तक कभी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। मैंने कहा है कि ये परिभाषा ऐसी परिभाषा है, ये सबसे मोस्ट परिभाषाएं हैं जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, जो मैंने आपके सामने लिखी है। इसको देखो अब पढ़ते हैं अपन इसके बारे में। मैंने जो पढ़ा उसके बारे में एक बार अपन पुनः चर्चा करते हैं और पुनः चर्चा करके इसके बारे में अपन देखो अब आगे की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। मिटा दो इसको। देखो मिटाता नहीं हूं, एक बार जो भी पढ़ाया उसका मैं एक बार रिवीजन कर लेता हूं और रिवीजन करने के बाद आपको पूरा मैं लिखवा दूंगा। हो सकता है कि अगर मैं आपको इस क्लास में न लिखा पाऊं, हो सकता है कि टाइम ज़्यादा हो जाए, मेरे को दूसरी क्लास में जाना पड़ जाए, तो मैं इसके अंदर आपको कल लिखवा दूंगा। लेकिन ये आप कंफ्यूज मत न होना कि सर ने हमारे को पढ़ाया तो लिखा या नहीं। पहली बात तो आपका पहला तरीका है समझना। क्या है? समझना। लिखा हुआ तो किताबों में बहुत है, वहाँ से पढ़ लेना, और बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत सारे नोट्स देते हैं, वहाँ से पढ़ना। केवल मेरा रटाना और मेरा लिखाना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद तो यह है कि साइकोलॉजी को एक ऐसी तरह से पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि आपके पूरी समझ में आनी चाहिए। और अगर आप जब तक आप समझोगे नहीं साइकोलॉजी को, जब तक आपके समझ में नहीं आएगी। क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर बहुत होते हैं जो किताबों के अंदर से रट रट के बच्चों को पढ़ा देते हैं कि ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा। मैं कह सकता हूँ कि अगर आपका रटा हुआ आपको जिंदगी में याद नहीं रहेगा तो एग्जाम आएगी पास में, जो ही आप उसको भूल जाओगे। लेकिन आपके द्वारा अनुभव एवं अभ्यास के द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है।
इस कारण से आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसको सबसे पहले समझो और समझने के बाद पढ़ो। जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझोगे, जब तक क्या नहीं करोगे, जब तक आपको इस चीज़ों की नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, जब तक आपको इनको नॉलेज नहीं होगी, एक एक का अर्थ नहीं समझोगे, जब तक आपका क्वेश्चन गलत होगा। और एक साइकोलॉजी के अंदर न तो आपको पता है और न मेरे को पता है कि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। सही बात है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनाता है ये भी मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन बनाता है वह इनके आधार पर ही बनाता है, लेकिन वह बालकों का क्या देखने के लिए, मानसिक को देखने के लिए वह, क्योंकि बालक ने जो पढ़ा हुआ है वो रटा हुआ पढ़ा हुआ है या समझा हुआ पढ़ना है। क्योंकि अगर अपने साइकोलॉजी का अपना दिमाग, अपना माइंड अगर पॉजिटिव है तो अपनी साइकोलॉजी सही हो जाएगी। अगर अपना दिमाग पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव है तो साइकोलॉजी भी पूरी नेगेटिव है। इस कारण से इसको समझना जरूरी है। अब देखो, मैंने जितना भी पढ़ाया उसके बारे में मैं एक बार आपको वापस चर्चा कर रहा हूँ। एक बार आप अच्छी तरह से ध्यान दें कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हर एक बात आप लिखकर मैं बोर्ड पे प्रकट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि आप एक एक शब्द का पता रखें कि मैं किस समय कौन सा शब्द बोल दूं जिससे आपका एग्जाम के अंदर कौन सा काम आ जाए। इस कारण से, क्योंकि किसी भी टीचर या कोई भी व्यक्ति एक एक चीज को खोल खोल के नहीं लिख सकता बोर्ड पे, क्योंकि एक समझना ही काफी माना जाता है। देखो, अब इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। मैंने सबसे पहले आपको लिखाया था कि जो अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या बताया था मैंने, सीखना। क्या बताया था, सीखना। अधिगम को मैंने क्या कहा था कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। यानी मैंने अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ बताया था वह सीखना बताया था। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लर्निंग कहा जाता है। मैंने ये भी कहा था कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी मैंने ये भी कहा था कि जब जब व्यक्ति सीखता है, जब जब व्यक्ति सीखता है, जब जब उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैंने बोर्ड पे एक चीज और लिखी थी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। देखो, मैंने ये भी बताया था कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। अब उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि कैसी परिभाषा के बारे में पढ़े। मैंने बताया था आपको कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति वातावरण में रहकर, कहाँ रहकर, वातावरण में रहकर, किसमें रहकर, वातावरण में रहकर और ज्ञान ग्रहण कर कर, क्या कर कर, ज्ञान ग्रहण कर कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना ही अधिगम कहलाता है। यानी अधिगम एक ऐसा साधन या ऐसा माध्यम है या एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण में रहकर, समाज में रहकर अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। उसे क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। मैंने अब इसके बाद में मैंने ये भी कहा था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखना अधिगम कहलाता है। मैंने ये भी कहा था कि जब जब व्यक्ति सीखता है, जब जब उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मैंने व्यवहार में परिवर्तन भी आपको दो प्रकार का बताया था। व्यवहार में परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन और एक होता है अस्थायी परिवर्तन। यानी अभ्यास एवं अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सीखना तो क्या कहलाता है, स्थायी परिवर्तन कहलाता है। और जो व्यक्ति जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या नहीं माना जाता है, अधिगम नहीं जाना जाता है। परिपक्वता को भी क्या नहीं माना जाता है, अधिगम नहीं माना जाता है। भूख को अधिगम नहीं माना जाता, प्यास को नहीं माना जाता है। इनको किसी को भी परिभाषा नहीं माना जाता है। देखो, अब उसके बाद में पढ़ेंगे अधिगम की विशेषताएं। मैंने अधिगम की सबसे पहले आपको विशेषता लिखाई थी कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या लिखवाई थी, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद में आपको मैं दूसरा लिखवाया था कि अधिगम एक जन्मजात
अधिगम जन्मजात नहीं होता है, यही लिखवाया था ना, अधिगम जन्मजात नहीं होता है। वो तीसरा लिखवाया था, मैंने लिखा था बोर्ड के ऊपर कि अधिगम एक अर्जित संपत्ति होती है, और फिर लिखा था कि अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन करना होता है, और एक लिखा था कि अधिगम संक्रिय रहकर किया जा सकता है, और एक लिखा था कि अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। कौन सा परिवर्तन करना होता है? स्थायी परिवर्तन करना होता है। अधिगम विकास होता है, अधिगम समायोजन होता है। अधिगम की तैयारी किस पर निर्भर करती है? अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। और इसके बाद में अधिगम की तैयारी किस पर निर्भर करती है? अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। और मैंने उसके बाद में लिखा था कि अधिगम समायोजन है, अधिगम विकास है, अधिगम क्रियात्मक है। और उसके बाद में अपन जो चर्चा कर रहे थे वह अधिगम की परिभाषाओं की कर रहे थे। जो अधिगम की जो पहली परिभाषाएं बताई थी मैंने, वह बताई थी वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। जो वुडवर्थ के अनुसार जो पहली परिभाषा बताई थी मैंने, वह परिभाषा बताई वुडवर्थ के अनुसार। जो मैंने पहली परिभाषा बताई थी वह पहली परिभाषा यही थी कि सीखना किसकी प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया है? सीखना एक विकास की प्रक्रिया। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। सीखना किसकी प्रक्रिया है? एक विकास की प्रक्रिया है। ऐसा किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था कि सीखना एक विकास की प्रक्रिया। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। फिर आते हैं गिलफोर्ड। कौन आते हैं? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा था कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। क्या कहा था? कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर गेटस ने क्या कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर रेली लेविस ने कहा था कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर पढ़ते हैं कि पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। फिर पढ़ाया था वुडवर्थ के अनुसार प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। मैंने ये कहा था कि अगर ऑप्शन के अंदर गेटस न होगा तो वुडवर्थ होगा, और वुडवर्थ नहीं होगा तो गेटस होगा। दोनों में से एक होगा। अगर दोनों आते हैं तो आपको ऑप्शन या तो 1 3 होगा या 1 4 होगा। ऑप्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखो, मैंने जो शॉर्टकट परिभाषा बताई थी वह यही बताई थी कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार में क्या करना? परिवर्तन करना। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। गेटस ने क्या कहा था? गेटस ने कहा था कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा। किसके द्वारा? प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा। तो किसने कहा था? गेटस ने। किसने कहा था? गेटस ने। ये परिभाषा पूछी जा चुकी है, शायद पहले टेट लगती थी उस टाइम पूछी गई ये परिभाषा कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना अधिगम कहलाता है। ऐसा किसने कहा था? किस ये कथन किसका है? तो वह कथन किसका है? गेटस का। फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रेली लेविस। रेली लेविस ने कुछ भी चेंज नहीं किया था, इसके अंदर केवल यही कहा था कि अभ्यास एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना है क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। और एक क्या कहा था कि विकास की प्रक्रिया है। क्या? विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम कहलाती है। सीखना ही विकास की प्रक्रिया है, वह क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। मैंने और पावलोव के अनुसार ये अनुकूलित अनुक्रिया, कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी अनुकूलित अनुक्रिया के बारे में मैं आपको जब पावलोव का सिद्धांत पढ़ाऊंगा इसके बाद में इसके बाद में जो क्लास होगी वह अधिगम के सिद्धांतों की होगी। इसके बाद में एक टॉपिक की चर्चा कर देंगे, अधिगम के सोपान कौन कौन से हैं, और उसके बाद में अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे। अधिगम स्थानांतरण के बाद में अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, और सिद्धांत पढ़ने के बाद में आपको आगे और बताते रहेंगे भाई क्या क्या चीज़ अपने को पढ़नी है। अपन जो पढ़ेंगे कम
कम पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े। अच्छा पढ़ने से क्या है कि ज़्यादा पढ़ने से कोई व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं कि दिन रात पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनका क्या नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों को देखा करो कि वह जब पढ़ते हैं तो रात को तो सारे दिन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और दिन में सारे दिन डोलते हैं, और उनका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं आपको इसको लिखवा देता हूँ, और मैं आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्लास दूसरी जगह होने के कारण मैं आपको इस चीज़ को आगे की क्लास में बताऊंगा, तो आपको पूरी लिखवाऊंगा, और पूरी लिखवाने के बाद मैं अधिगम के सोपान बताऊंगा, और अधिगम के सोपान बताने के बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, उसके सिद्धांत बताऊंगा, और सिद्धांत बताने के बाद में आपको इस टॉपिक को, इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो बच्चा अगर मेरे अनुसार और मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ता है तो उसके नंबर 25 से प्लस होंगे, क्योंकि एक साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें समझने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप जब तक नहीं समझोगे और जब तक आप रट्टा मारोगे, जब तक आपके साइकोलॉजी नहीं समझ में आएगी। देखो, वैसे तो आपको नाम से तो क्या मतलब है, लेकिन बता देता हूँ मैं आपको नाम, क्योंकि वैसे तो मेरा नाम राम लखन मीणा है, और वैसे मैं बिलोंग लालसोट से करता हूँ। लेकिन सर ने कहा कि सर आज हमारे भी आप आओ और ऑनलाइन क्लास लो। वैसे मैंने, आपने सुना होगा, तो वैसे मैंने 2-3 कोचिंगों में भी काम किया, और वर्तमान में भी मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, मैंने आपको नाम बता ही दिया। मेरा नाम राम लखन मीणा है, वैसे मैं बिलोंग लालसोट से करता हूँ, और जो आगे की बात करेंगे वह अपन अगली चर्चा में करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।